हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, और आज हम करने वाले हैं इसका क्विक रिवीजन। मात्र 15 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है। तो उसके लिए भाई सॉल्यूशन है मेरे पास। 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट आपको एक चैप्टर को देना है और पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। आ जाइए तो पढ़ते हैं हम पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 को बहुत तेजी से। आ जाइए, तो सबसे पहली बात तो ये होती है साझेदारी की। साझेदारी यानी कि शेयरिंग, कोई भी काम मिल बांट के करना, कोई भी चीज मिल बांट के यूज करना, राइट। पार्टनरशिप का या साझेदारी का या शेयरिंग का मतलब यही होता है। अब यहां पर शेयरिंग किसकी होनी है? सत्ता की भैया, सत्ता की, कुर्सी की, गद्दी की, क्योंकि मामला है देश की सरकार का। ठीक है, मान लो कि पूरे देश का शासन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रहे। मान लो कि पूरे देश का शासन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रहे और उसके आगे किसी की ना चले, तो वो शासन कैसा हो जाएगा? तानाशाही शासन हो जाएगा, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो सीधी सी बात है कि जहां पर पावर शेयरिंग है, काफी सारे व्यक्तियों के हाथ में देश का शासन है। ठीक है, जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में भाई सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें, उसके नीचे भाई लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज की बात होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग स्तर पर सत्ता को बांटा गया है। तो भाई सत्ता में सबकी भागीदारी है, तो इसका मतलब क्या है? ये देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ऑलराइट, बस तो उसकी ही बात करने वाले हैं। तो सत्ता की साझेदारी, सीधी सी बात है, सत्ता की साझेदारी है, यानी कि शासन कैसा है? लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं, फटाफट से परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो सुनिए कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, कि उस देश में रहने वाले जितने भी सामाजिक समूह हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं, उनकी भागीदारी सरकार में है, तो क्या है? सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग है। क्लियर? चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी मतलब लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? लोकतंत्र का मूल मंत्र ही है सत्ता की साझेदारी, यानी कि जहां सत्ता की साझेदारी है, जिस देश में पावर शेयरिंग है, यानी कि वहां पर डेमोक्रेसी है। सीधी सी बात। तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, हर नागरिक का, क्योंकि हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट है, मताधिकार है, हमारे द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, यानी कि हमारी भागीदारी है। ठीक है, तो यह भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये जो हिस्सा होता है हमारा, वो भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग कहेंगे। ऑलराइट, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए।
क्लियर हो रही है बात। अब हमसे कैसे सलाह ली जाती है भाई, कई जगह जनसभाएं आयोजित की जाती है, आम सभा आयोजित की जाती है या सुनवाई आयोजित करी जाती है, तो जनता अपनी मांगे रखती है, अपनी परेशानी रखती है, और जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की संसद में बैठे हैं वो हमको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि बात हमारी ही हो रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, तो इसके लिए पहले युक्तिपरक तर्क दिया गया है, यानी कि लॉजिकल रीजन दिया गया है यहां पर। ठीक है, लॉजिकल रीजन दिया गया है। क्या है भाई, हानि या लाभ के परिणामों के आधार पर बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सत्ता की साझेदारी है यानी कि हर एक सामाजिक समूह की भागीदारी है। जब हर एक सामाजिक समूह की भागीदारी होगी तो समाज में किसी भी तरीके का टकराव नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी अच्छा है, यानी कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए चुनी गई है वो 5 साल तक बनी रहेगी, उसकी पॉलिटिक्स 5 साल तक चलती रहेगी। ठीक है, तो उस दौरान जो नियम कानून बनेंगे वो आराम से चल सकेंगे, आराम से वो एग्जीक्यूट हो सकेंगे। ठीक है, फिर भाई कुछ नैतिक तर्क भी दिए गए हैं। नैतिक तर्क यानी कि कुछ इथिकल रीजन दिए गए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं नैतिक तर्क या इथिकल रीजन, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें इसलिए आवश्यक है। फिर यहाँ पर माध्यम रहेगा। ठीक है, और लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि शासन किस प्रकार का हो। तो कुछ लॉजिकल रीजन दिए गए हैं, कुछ इथिकल रीजन दिए गए हैं जो अपनी अपनी जगह सही हैं। तो इन रीजन के आधार पर, इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तो आप बिल्कुल एज इट इज अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को समझें। ठीक है, तो समाज में सौहार्द यानी कि खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, पावर शेयरिंग जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। फिर किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। मान लो कि एक देश है और देश में एक कम्युनिटी ऐसी है जो संख्या में ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बहुसंख्यक कहेंगे। तो हो सकता है कि वो कम्युनिटी उस देश पर अपना कब्जा जमा के रखे। समझ में आ रही बात। तो बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को, यानी कि दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि एक सामाजिक समूह ऐसा जो संख्या में कम है, उसको ज्यादा संख्या वाले लोग यानी कि बहुसंख्यक दबा के रखेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ देशों के एग्जाम्पल को लेते हैं। उन देशों के एग्जाम्पल के जरिए आपको पावर शेयरिंग का मतलब और पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो समझ में आ रही सारी बात, लाइक शेयर हो रहा है बराबर से। चलिए तो आ जाइए कहाँ, बेल्जियम। चलिए तो बेल्जियम किस प्रकार की कंट्री, मतलब किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, लेकिन बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, कितना छोटा सा देश कि उसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी आधी है। हमारा जो राज्य, भारत के अंदर एक राज्य हरियाणा, उससे भी कम पॉपुलेशन है बेल्जियम की। सोचो कितना सा छोटा देश होगा, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। भले पॉपुलेशन कम है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाली कम्युनिटी वहां पर रहती है, यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो बेल्जियम के जो 59% पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज को बोलती है। 40% पॉपुलेशन जो है फ्रेंच बोलते हैं और बाकी के 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये जो है ये एक छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है बीच में ऑरेंज कलर का, वो किसको दर्शा रहा है, वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है,
ठीक है। बाकी जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक, फिर जो रेड कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये है भाई फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का। ठीक है, क्लियर है। और जो थोड़ा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेचारे 1% ही हैं और ये किस भाषा को बोलते हैं, ये जो है जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग हैं। क्लियर है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। अब इसके कैपिटल की तरफ चलते हैं, राजधानी की तरफ चलते हैं, ब्रुसेल्स। ठीक है, इस एरिया को आप देखना, छोटा सा एरिया है ब्रुसेल्स का। ठीक है, तो राजधानी ब्रुसेल्स में भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अलग से आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है और 20% आबादी जो है डच भाषा बोलती है। क्लियर। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन हुए, बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम की बात करें तो 59% लोग जो डच भाषा को बोलते हैं। और माइनॉरिटी में कौन आए, अल्पसंख्यक में कौन आए, फ्रेंच बोलने वाले आए। ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी कि ये बहुसंख्यक हैं। और 20% डच भाषी कौन है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में आते हैं। राइट। तो अगर हम ओवरऑल किसकी बात करें, बेल्जियम की बात करें, तो बेल्जियम में माइनॉरिटी में कौन आ रहा है, 40% फ्रेंच। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। किसके कंपैरिजन में, डच बोलने वाले लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या यहां अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का शासन है, नहीं। बेल्जियम ने दिखाई थी समझदारी कि भाई हमारे यहां भाषाई विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो भाई आगे जाके ऐसा हो सकता है कि ये जो भाषाई विविधता है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाए। ठीक है, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। क्लियर हो रही है बात। तो होता क्या है, 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच डच बोलने वालों के बीच तनाव बढ़ने लगा कि डच बोलने वाले ज्यादा ताकतवर हैं, उनका विकास ज्यादा हो रहा है, तो भाई दिक्कत तो होगी ही। तो डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब भाई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खतरा तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाई इनके बीच लड़ाई ना हो जाए। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम में कम्यूटेटिव गवर्नमेंट बनाएगी, सामुदायिक सरकार बनाएगी, जिसमें सारी कम्युनिटी की, सारे समुदायों की भागीदारी रहेगी, सब शामिल होंगे, सबके पास अपने राइट्स होंगे, सबके रिप्रेजेंटेटिव देश की सरकार में शामिल होंगे, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, तो बेल्जियम ने इस तरीके की समझदारी दिखाई तो झगड़ा इनका बच गया। तो इनने एक नए प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले मतभेदों को दूर किया। और 1970 से 1993 के बीच, भाई यहां से आएगा सवाल, सुन लो ध्यान से, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन करे, 4 बार अमेंडमेंट करे। वो सिर्फ इसलिए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। और सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की सराहना करता है कि बेल्जियम ने सबको समान अधिकार दिए। तो बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे, यहां से भी सवाल आ सकता है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो देखो, केंद्र सरकार में जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखी। ठीक है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और सामुदायिक सरकार का निर्माण किया। इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता था। तो इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां होती थी। तो बेल्जियम ने इस तरीके से समझदारी दिखाकर लड़ाइयों से खुद को बचा लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की। अब श्रीलंका भाई आपको पता है कहाँ है, चलो भाई देख लेते हैं। श्रीलंका की स्थिति भारत के मुताबिक हमें कहाँ दिखाई देती है। ठीक, ये बनाया मैंने भारत, ठीक है, और ये है क्या, श्रीलंका। एक द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर मान लो। ठीक है, तो बेल्जियम की भांति यहां भी कई जाति समुदायों के लोग रहते हैं।
देश की आबादी का 74% भाग सिंहलियों का है। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा हैं और 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल भाषा को बोलते हैं और बाकी जितने परसेंट आबादी बची वो ईसाई और मुस्लिमों की है। यानी कि यहाँ पर भी हमें जो है डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? लड़ाइयां तो होंगी ही, लेकिन श्रीलंका ने समझदारी का काम बेल्जियम के जैसे नहीं किया और यहाँ पर लड़ाइयां चालू हो गई। तो जो 74% आबादी सिंहली भाषा को बोलने वाले लोगों की थी वो मेजॉरिटी में थे, बहुसंख्यक थे, अधिकार उनको दिए गए, ठीक है, देश को चलाने का काम उनको सौंपा गया। बाकी की कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं, कोई राइट नहीं, सरकार में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो क्या हुआ भाई, लड़ाइयां हो गई और श्रीलंका में हो गया गृह युद्ध। तो भाई श्रीलंका में टकराव उत्पन्न हुआ। तो देश के पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो ये भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर तमिल भाषा वाले लोग रहते हैं, जो पीले रंग में भाग दिखाई दे रहा है आपको वहां पर सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा? सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, राइट। तो यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे बेल्जियम की भांति जाति मसले का उचित हल निकाल सकते थे। कैसे? इक्वल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, इक्वल राइट्स के जरिए। लेकिन वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को, मेजॉरिटी में थे, तो मेजॉरिटेरियनिज्म को दूसरों पर थोपने का प्रयास किया, जिससे वहां गृह युद्ध शुरू हो गया और आज भी वो लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो गृह युद्ध किसे कहा जाता है कि किसी मुल्क यानी कि देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि देखने में युद्ध सा लगने लगे, यानी कि उस देश के अंदर ही युद्ध हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब श्रीलंका में क्या था? बहुसंख्यकवाद था। तो बहुसंख्यकवाद किसे कहेंगे? कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी में, संख्या में ज्यादा है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है, जैसा कहेगा देश में वैसा होगा। और जो दूसरी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी अवहेलना कर सकता है, उसकी निंदा कर सकता है, उसके अधिकार छीन सकता है। तो 1956 में कुछ कानून बनाए गए, ठीक है, श्रीलंका में। तो एक कानून पास किया गया कि सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता रहेगी, उसके पास ही अधिकार रहेंगे और सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। क्योंकि सिंहली लोग किस धर्म को मानते थे? सिंहली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। क्लियर है? और सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी दी गई। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की बुरी तरीके से अवहेलना हुई। अब हम भारत में सत्ता की साझेदारी की बात करें तो भारत भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसमें हमारे वोट के द्वारा, नागरिक के वोट के द्वारा सीधे प्रतिनिधियों को चुना जाता है और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं और इस तरह से एक चुनी हुई सरकार हर रोज का शासन चलाती है। क्लियर? नए नियम बनाती है और नियम कानूनों के अनुसार ही देश चलता है। और किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन होती है? प्रजा ही होती है, क्योंकि प्रजा ही अपना नेता चुनती है, प्रजा ही सरकार चुनती है और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। क्लियर? क्योंकि लोगों ने अगर आपको जिताया है तो लोग आपको गद्दी से उठा भी सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। यानी कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी जेंडर के हों, हर एक व्यक्ति की एक ही वोट होगी और उसकी वैल्यू भी एक ही काउंट करी जाएगी। यानी कि 1 पर्सन 1 वैल्यू और 1 वोट के कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। क्लियर? जननीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसीलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के बीच में होना चाहिए। अब सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों को देखें, खासतौर से भारत में। तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की हम बात करें तो देखें, सबसे ऊपर होती है ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर से नीचे की बात हो रही है, इस तरीके की बात हो रही है। तो सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, फिर अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार, फिर होती है स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके का पिरामिड जो है बनता है। सबसे ऊपर एक होती है केंद्र सरकार, उसके नीचे अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार है, फिर अलग अलग राज्यों के अंदर जितने भी जिले हैं, गांव हैं, नगर हैं, कस्बे हैं, उनकी अपनी अपनी सरकार है। क्लियर है? चलिए
अब क्षैतिज वितरण की बात करें, यानी कि अब लेवल 1 रहेगा, कोई किसी के अधीन नहीं रहेगा भैया, ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका और क्या होगी आपकी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है भाई, क्या होता है जल्दी बताएं। विधायिका क्या करती है, विधायिका करती है कानून बनाना, ठीक। कार्यपालिका क्या करती है, कानून लागू करना, कानून लागू करना। और न्यायपालिका क्या होती है, कानूनी विवाद निपटाना। क्लियर। और सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही कार्य करते हैं। तो विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण होता है। जैसे कि हम बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई गई है जिसमें हर एक व्यक्ति को राइट्स दिए गए हैं। विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य भी सत्ता का वितरण किया जाता है। क्लियर। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण पड़ा, ऊपर से नीचे सत्ता का क्षैतिज वितरण पड़ा। उसके बाद जैसे कि अलग अलग समुदायों में सत्ता का बटा होना और दबाव समूहों, सामाजिक समूह, राजनीतिक समूहों में सत्ता का बटा होना, इसे हम क्या कहते हैं, सत्ता का वितरण। क्लियर। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल आता है। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर में सत्ता का बंटवारा होता है, यानी कि ऊपर से नीचे। और इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा होता है, यानी कि एक ही लेवल पर ये सब होते हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार जो है सबसे ऊपर की, स्थानीय सरकार सबसे नीचे की। और इसमें विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, यानी कि ऊपर जो केंद्र सरकार है उसके अधीन राज्य सरकार और उसके अधीन पंचायती राज। और इसमें एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है। क्लियर है। तो ये हो गई बात हमारे पूरे चैप्टर की, और चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। कोई भी सवाल हो फौरन आपको कमेंट करके बताना है, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर भी है, आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, स्पेशल कोर्सेज भी हैं और सारे कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।